नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट मीट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं दीपक सैनी जी। दीपक सैनी जी को आप लोगों ने देखा ना हो ऐसा हो नहीं सकता, शायद नाम नहीं जानते रहे होंगे। अरविंद केजरीवाल का वायरल वीडियो भूल गए? इन्होंने ही तो मफलर वफलर बांध के वो गार्बेज का जो महल बनाया हुआ है उन्होंने दिल्ली में, उसके सामने खड़े हुए थे। राकेश टिकैत का इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन इन्होंने किया था जिसकी कोई बात नहीं है। और राहुल गांधी को तो ऐसे धोते हैं अपनी मिमिक्री से, अपनी कॉमेडी से, कि जनता वाह वाह कर उठती है। दीपक सैनी जी इज वन ऑफ द, मैं बोलूंगी, टॉप मोस्ट कॉमेडियंस इन द इंडियन सर्कल्स। बहुत सारे टीवी चैनल्स पर जाते हैं, 12 देश घूम चुके हैं। उसके अलावा ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज ये थे। वाह वाह क्या बात है, में इन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। और गुड न्यूज टुडे तो इन्होंने ही चलाया था। इनफैक्ट ही इज द ओनली कॉमेडियन जिसने इंडिया टीवी मेगा मीडिया कॉन्क्लेव को होस्ट किया था। सो बहुत सारे वैरायटी के साथ आते हैं और लो जनता का प्यार बहुत मिलता है क्योंकि हंसा हंसा के लोटपोट कर देते हैं। अ वेरी वार्म वेलकम दीपक जी। जी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। गायत्री जी, मेरा बहुत-बहुत नमस्कार, राम-राम, सत श्री अकाल। सो आज कॉमेडी तो बीच बीच में आती रहेगी। आज हम बहुत सारी जी। बातें करने वाले हैं। द ग्रेट कंजरवाल के बारे में भी बात होगी थोड़ी बहुत। जी, जी। तो मैं आपसे थोड़ा-सा ट्रेलर जानना चाहूँगी कि केजरीवाल कैसे बात करते? अगर मैं उनसे ऐसे बात कर रही होती, कैसे रूबरू होते? जी। वो आपके चैनल पे आते तो नमस्कार गायत्री जी, बहुत-बहुत मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बुलाया है। आज आपने मुझे बुलाया है, कल भगवान आपको बुलाए। नहीं मतलब भगवान और भी आपको अपने से भी बड़े चैनल्स पे बुलाए, इंडिया में वापस बुलाए आपको, मेरा कहने का मतलब ये है। मैं आपके चैनल को बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और फ्री में देता हूँ, फ्री में। तो वो जी। ये करते अगर आते तो। दीपक जी, इतनी फ्री वाली चीज़ें नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी फ्री वाली चीज़ें ना हज़म नहीं होती है, लूज़ मोशन हो जाता नहीं होते। है पूरी ना? दिल्ली को लगे हुए हैं लूज़ मोशन। पूरी दिल्ली को। तो आज हम जनता की राय जानना चाहेंगे क्योंकि आप 70 की 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ पे घूम रहे हैं। बहुत सारी ग्राउंड लीडर्स से, हर पार्टी के ग्राउंड लीडर से आप कनेक्ट में हैं। और जनता की राय क्या कहती है इस वक़्त अरविंद केजरीवाल के बारे में, आम आदमी पार्टी के बारे में, राहुल गांधी के बारे में और दिल्ली भाजपा के बारे में? क्योंकि तीनों पार्टीज़ एट प्ले हैं यहाँ पे। जी। देखिए, मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली के चप्पे-चप्पे पे आना-जाना मेरा रोज़ होता है, सबसे मिलना-जुलना इतना कनेक्ट है लोगों के साथ। तो दिल्ली इलेक्शन, और क्योंकि मैं पॉलिटिक्स पर कॉमेडी करता हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है जब मैं पॉलिटिक्स पे करता हूँ, तो मैं पॉलिटिशियंस को ऑब्ज़र्व भी करता हूँ और दिल्ली की जनता की नब्ज़ भी मैं पहचानता हूँ। मैं एक बार जहाँ घूम लेता हूँ, तो मेरी अच्छी ऑब्ज़र्वेशन है। हरियाणा चुनाव में भी जहाँ बड़े-बड़े पत्रकार भाजपा को हारा हुआ दिखा रहे थे, मैंने 3 अक्टूबर को लिख दिया था कि हरियाणा में बीजेपी आ रही है, क्योंकि मैं ग्राउंड पे था। अभी भी मैं ग्राउंड पर हूँ, अपने शोज़ के साथ-साथ मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं बहुत खुल के करता हूँ सपोर्ट। मैं वैसा वाला आर्टिस्ट नहीं हूँ जो बोलते हैं नहीं यार हम तो आर्टिस्ट हैं, हम सपोर्ट नहीं करते। भाई हम करते हैं। जो वोटर है वो सपोर्टर है। अगर मैं वोट डालता हूँ तो मैं किसी को सपोर्ट करता हूँ। तो मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ और सच्चाई अपनी तरफ है, सपोर्ट अपनी सच्चाई इस समय दिल्ली की क्या है कि डेमोग्राफी इस टाइप की है, दिल्ली 3 भागों में बटी हुई है। एक तो बाहरी दिल्ली का क्षेत्र आता है, एक जमुना पार का क्षेत्र आता है और एक सेंट्रल दिल्ली और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का क्षेत्र आता है। तो इसमें सच तो इस बार ये है कि केजरीवाल जी बहुत बुरे तरीके से फँस चुके हैं दिल्ली के बीजेपी के जाल में। क्योंकि जो बाहरी दिल्ली का क्षेत्र है, वहाँ पे पूरा प्रभुत्व जो है वो जाट बहुल क्षेत्र ज़्यादा है। वैसे तो सभी लोग रहते हैं वहाँ, लेकिन जाट बहुल क्षेत्र ज़्यादा है। 28 सीटों पे सीधा-सीधा द दखल है। अब परवेश वर्मा जो कि अभी केजरीवाल जी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, वो खुद बाहरी दिल्ली के साहिब सिंह वर्मा जी मुंडका से थे और शालीमार बाग से वो विधायक थे। तो बाहरी दिल्ली का जो पूरा क्षेत्र है, परवेश वर्मा जी को लड़वाने के बाद आप ये समझ लो कि एक तरफ़ा बीजेपी के साथ है और 365 गाँव की पंचायत, महापंचायत हो चुकी है बाहरी दिल्ली में। जो पूरा एक तरफ़ा इस बार बीजेपी को सपोर्ट करेगी। तो बाहरी दिल्ली में केजरीवाल जी को पता है कि वो घिर चुके हैं। कितना भी अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे, वो 28 में से 20 से 22 सीटें बीजेपी जीतेगी इस बार। और इधर जमुना पार में, क्योंकि पिछली बार दंगे जब हुए थे ताहिर हुसैन के गुलेल वाले, तो वो जमुना पार में हुए थे। बीजेपी ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म उसके बाद, क्योंकि रोष था लोगों में दंगों के प्रति, तो प 8 में से 5 सीटें जमुना पार में जीती। तो जमुना पार में एक तो पूर्वांचली वोट बहुत महत्वपूर्ण है और हमारा पूर्वांचल के नेता मनोज तिवारी वहाँ पूरी कमान उन्होंने सँभाल रखी है। दूसरा, कपिल मिश्रा को वहाँ से टिकट मिल गया, तो कपिल मिश्रा इस समय बहुत एक फायर ब्रांड नेता है पूरे दिल्ली के अंदर हिंदुत्व के लिए, और जमुना पार में वो रहते हैं, जमुना पार से लड़ रहे हैं।
और नुपुर शर्मा जी को भी शायद, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, शायद वो जमुना पार्क की बाबरपुर सीट से लड़ेंगी। अगर लड़ती हैं तो, नहीं भी लड़ती तो भी बीजेपी ने वहां अच्छा खासा काम किया है, और दंगों के प्रति वहां एक बहुत भारी रोष लोगों के अंदर है, जिन्होंने अंकित शर्मा को की निर्मम हत्या देखी, छतों पे गुलेल से बम बरसते हुए देखे। तो जमुना पार में केजरीवाल को बहुत बड़ा नुकसान होगा उन दंगों की वजह से, और बाहरी दिल्ली में वो घिर गए हैं जाट मतदाताओं की वजह से। और जो बीच का क्षेत्र है, जो नॉर्थ दिल्ली है, वो बेसिकली है ही बीजेपी की स्वाभाविक तौर पे। जो नॉर्थ दिल्ली के जो इलाके हैं, पंजाबी बाग, शालीमार बाग, रोहिणी, पीतमपुरा, आदर्श नगर, आजादपुर, ये स्वाभाविक तौर पे बीजेपी का, हमेशा बीजेपी का कोर वोट बैंक रहा है। थोड़ा बहुत, कोई पिछली बार 500 वोटों से हार गए थे, कोई 1500 वोटों से हार गए थे, तो वो सीटें बीजेपी बहुत मजबूत है। तो केजरीवाल की घेराबंदी इस समय इतनी जबरदस्त हो चुकी है कि आप वहां बैठ के महसूस नहीं कर सकते, गायत्री, जमीन पे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अंडर करंट जो चल रहा है, जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। और परवेश भाई से तो हमारे अपने संबंध भी है, परसों मैंने पॉडकास्ट भी उनके साथ बनाया है। तो नई दिल्ली की सीट पर भी मैंने देखा है केजरीवाल की हालत खराब है। कोई अचरज नहीं होगा अगर वो कुछ भी बहाना बना के, वो क्योंकि बहाना बना सकते हैं, वो कल को ये भी कह सकते हैं कि मेरी कार्यकर्ताओं से बात हुई है, कार्यकर्ताओं ने कहा है कि जब तक आप सारे केसों में बरी नहीं हो जाते तब तक आपको इलेक्शन लड़ना नहीं चाहिए, मेरी अंतरात्मा जाग गई, मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा। वो ये भी कह सकते हैं कि मैं नहीं लड़ रहा। उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब है। वो कई हजार, 10-20 हजार वोट से हारने वाले हैं नई दिल्ली से, जो मेरा अपना अभी तक का ऑब्जर्वेशन है। बाकी 3 दिन पहले बात करेंगे चुनावी नतीजों से, देखना मैं आपको बिल्कुल सटीक एनालिसिस करके बताऊंगा एक एक सीट का, निष्पक्ष बिल्कुल। जी। सो आपके हिसाब से अभी एक्चुअली दिल्ली एक तो बहुत डाइवर्स है। मतलब एक तरफ बहुत। आप लाजपत नगर, साउथ दिल्ली वाला जैसा एरिया जो कि बहुत पॉश एरिया है, ल्यूटेनेंस एरिया है, फिर आपका एक सीलमपुर है, जहांगीरपुरी है जो बिल्कुल ही ऑपोजिट वाले उसमें आते हैं, फिर विकासपुरी, जनकपुरी वाली जैसा मिडिल क्लास एरिया भी है। तो ये एक बहुत डाइवर्स डेमोग्राफी, इसको असेस कर पाना बहुत मुश्किल नहीं हो जाता होगा कि कौन बहुत कहाँ से मुश्किल हो खड़ा। जाता है, बहुत। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हर एरिया में, जैसे शालीमार बाग का एरिया है, पीतमपुरा का एरिया है, उसमें 80% एरिया है पॉश कॉलोनीज का, जिसमें कोठियां बनी हुई है, और 20% है झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर का। और वो जो 20% है वो डालता है 95% वोट, और जो 80% कोठी वाले हैं वो डालते हैं 35 to 40% वोट, इसीलिए बीजेपी वहां हार जाती है हर बार। ये प्रॉब्लम, तो बीजेपी को अपना वोट सिर्फ, जो कोठिया है, जो अपर मिडिल क्लास लोग, वहां से अपना वोट बैंक बढ़ाना है सिर्फ। 5% अगर वो लोग अपना वोट बढ़ा लेते हैं तो उसके बाद कुछ नहीं फर्क पड़ता। और बीजेपी के साथ समस्या क्या है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं बचपन से जब से वोट डाल रहा हूँ, जब से हम बड़े हुए, एडल्ट हुए, तब से मैंने बीजेपी दिल्ली में देखी नहीं। बहुत बचपन में जब वोट नहीं डालते थे, तब साहिब सिंह वर्मा जी हमारे यहाँ से विधायक थे, तो हमें याद है बीजेपी की सरकार थी, लेकिन हम वोटर नहीं थे उस समय। बीजेपी की प्रॉब्लम क्या है कि बीजेपी में कोई एक, ना तो कोई एक कास्ट है, ना कोई एक समाज है ऐसा जो लीड करता हो। दिल्ली में प्रॉब्लम ही है। अगर आप किसी दिल्ली के लोकल व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित आज बीजेपी कर दे, तो लोकल लोगों में तो बहुत वोट बढ़ेगा, लेकिन पूर्वांचली भी बहुत भारी तादाद में है, वो पूर्वांचली उसको वोट नहीं देंगे कि यार हम ज्यादा हैं, इसको हम क्यों बनाए। और अगर पूर्वांचल के किसी आदमी को बीजेपी कैंडिडेट बना देती है, तो दिल्ली का जो लोकल आदमी है वो वोट नहीं देगा कि यार ये तो यूपी बिहार से आ गया, ये सीएम बनेगा। ये है। अच्छा, फिर हर सीट पे एक प्रॉब्लम हो रहा है, बनिया पंजाबी की प्रॉब्लम है। बनिया को दिया तो पंजाबी नाराज, पंजाबी को दिया तो बनिया वोट बैंक नाराज। ये बनिया पंजाबी वोट बैंक भी, क्योंकि बीजेपी का कोर वोट है, बनिया ब्राह्मण पंजाबी दिल्ली में, उनमें भी आपस में लड़ाई होती है कि पिछली बार ब्राह्मण को दिया था, इस बार बनिया को दो, इस बार बनिया को दिया तो इस बार पंजाबी को दो। तो ये बीजेपी की जान को बहुत आफत है दिल्ली के अंदर, वरना दिल्ली में वोटर बहुत है। तो कोई एक लीडर ऐसा बीजेपी खड़ा नहीं कर पाई पिछले 25 सालों में, कोई जिसके नाम पे सब एक हो जाए। जैसे मोदी जी के नाम पे सब एक है, दिल्ली वालों ने मोदी जी को भर भर के वोट दिया है। मोदी जी को दिल्ली से शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तीनों बार सातों की सातों सीटें मोदी जी को दी हैं। लेकिन दिल्ली बीजेपी में कोई एक नेता, ऐसा कोई एक नेता नहीं हो पाया जिसके लिए सब पूर्वांचली लोकल सब एक हो जाए, ऐसा नेता अभी तक कोई आया नहीं है। मुझे लगता था कि, पर्सनल राय है मेरी, मैं पार्टी से जुड़ा भी नहीं हुआ हूं, तो मैं अपनी राय रख सकता हूँ, मैं कोई पार्टी का मेंबर तो हूं नहीं, कि यदि नुपुर शर्मा को सही समय पे निकाला जाता तो मुझे लगता है वो एक, शायद एक कर सकती थी सबको। मेरी नहीं, पर्सनल अगर अभी भी राय ही है। निकालते हैं, जो आखिरी लिस्ट हाँ जो हाँ अभी भी आनी है, अगर वो निकालते हैं तो वो 70 सीटों पे घूम भी गई ना, तो वो एक हाँ हाँ हाँ, चर्निंग हो जाएगी बहुत बड़ी हो लेवल पे। जाएगी, आप हो सही कह जाएगी। रहे हैं कि दे दे नेवर हैड अ वेरी गुड लीडर इन दिल्ली। साहिब सिंह वर्मा जी थे, यस। मतलब मैं तो उनसे हाँ पर्सनली छोटी थी तो मैं मिली भी हुई हूँ, घर परिवार में आना जाना भी था। बट मैंने ये चीज नोटिस की है कि साहिब सिंह वर्मा भी पूरे बीजेपी यूनिट को यूनाइट नहीं कर पाए थे।
फैक्शनलिज्म तब भी बहुत हाई हाई लेवल का था। अभी पीछे जितने भी आए हैं, हमने तो पर्सनली भी दिए हैं, हमने शोज़ में भी बताया कि भई यू नीड टू यूनाइट। इतने ज़्यादा जो ग्रुप्स हैं दिल्ली में, बोलते हैं ना चिराग तले अंधेरा, दिल्ली में सेंटर की सरकार है पर इनकी अपनी जो बीजेपी की यूनिट है वहाँ पे, वो बहुत टूटी-फूटी है। पर आपने एक लाइन बोली जिस पे मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहूँगी। आपने कहा अगर दिल्ली बीजेपी कोठी वाले एरियाज़ में अपना वोट बैंक बढ़ा लेती है तो जीत जाएगी। इसका मतलब वो अपर 100%। मिडल क्लास कि बीजेपी दिल्ली में सिर्फ अपर मिडल क्लास को रिप्रेजेंट करती है या मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करती है और अरविंद केजरीवाल की गढ़ में सेंध नहीं लगा पा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली है क्या, मैं आपको बता दूं, तो मुस्लिम वोट बैंक दिल्ली में बहुत ज्यादा है, जो बीजेपी को कभी वोट नहीं देगा, ये कटु सत्य है। वो बिल्कुल वोट नहीं देगा, लगभग 25% है, डाटा चाहे कुछ भी बताए। हर सीट पर 10 से 12 हजार वोट बैंक है, और 1-1 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी है। अब जो मैं कह रहा हूँ कि कोठी वाले वोट नहीं डालते, वो है बीजेपी के सारे, बट उनमें जैसे अभी भी आज की डेट में इलेक्शन को लेके बहुत उदासीनता है, कोई उत्साह नहीं है किसी के अंदर। आप दिल्ली में गलियों में आओगे तो कोई उत्साह नहीं है, सिर्फ मीडिया में उत्साह है। किसी को कोई नहीं पड़ी कौन जीतेगा, क्योंकि जो बीजेपी का वोटर है वो बहुत संतुष्ट है, उसको लगता है यार मोदी जी आ गए हैं, सब कुछ हमारा है, पुलिस हमारी, प्रशासन हमारा, ये हमारा, तो वो बहुत एकदम जिसको बोलते हैं निखराम पोजीशन में है वो वोट डालने जाता नहीं, हनीमून पे चला जाता है वो 3-3 दिन के लिए। इसीलिए शायद इस बार इलेक्शन कमीशन ने बुधवार को इलेक्शन कराया, तो उससे वोट बढ़ेगा। हमारा वोट 3-4% बढ़ जाए, लोग बाद में पछताते हैं। जैसे हमारी सीट पे पिछली बार 3200 वोटों से हार हो गई। बगल वाली सीट आदर्श नगर की सीट है, वहां से 500 वोटों से बीजेपी का कैंडिडेट हारा, मात्र 500 वोटों से। यानी एक बूथ पे भी अगर लोग निकल जाते तो वो जीत जाते। तो इस बार बीजेपी की कोशिश है कि अपने वोट बैंक को निकालो। झुग्गी वालों में मैं आपको बताता हूँ, झुग्गी वालों में प्रैक्टिकल खतरा आपको बताता हूँ। उनको एक तो बेचारे बहुत गरीब और अनपढ़ लोग हैं, उनको कितना समझाओगे आप, उनके दिमाग में केजरीवाल जैसे ने भरा हुआ है। जैसे 3-4 दिन पहले एक झुग्गी बस्ती में मैं गया, तो मैंने गाना बनाया बीजेपी के लिए, तो उसका शूट करने गए थे। तो वो एक आंटी कहती है कि भाई आप बीजेपी आएगी तो झुग्गियां तोड़ देगी। मैंने कहा आंटी नहीं, मोदी जी जहां झुग्गियां वहीं मकान देंगे। तो वो आंटी कहती बेटा देंगे पर पहले तो तोड़ेंगे ना। मतलब उनका ये जवाब था। अब इस बात का मैं क्या अब ये जवाब तो दूं उनको। लॉजिक नहीं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। हम्म, जब इधर जब राजेंद्र नगर गोल चक्कर की साइड से, बिकॉज़ वो मेरा मायका है, तो मैं उधर से राजेंद्र अच्छा। नगर गोल चक्कर की साइड से, जब आप इंदरपुरी की साइड जाते हैं, नारायणा की साइड जाते हैं, पूसा के रास्ते से होते हुए, हाँ आईएआरआई हाँ वाला हाँ। जो, हाँ, ठीक है, यस बैकग्राउंड से यस जाते हैं। यस। तो वहाँ पर हम्म, बहुत सारी झुग्गी-झोपड़ियाँ हैं जो आईएआरआई के पीछे हैं। आपने शायद नोटिस किया होगा, मेरे व्यूअर्स। है बिल्कुल बिल्कुल ये है नहीं है कि बिल्कुल वहाँ है। पे झुग्गी-झोपड़ियाँ थी, उनको हटाया गया, उनको मकान दिए गए दिल्ली के एक दूसरे एरिया में, वो मकान हम्म। किराए पे चढ़ाकर वो लोग वापस वहीं रह रहे हैं। हाँ, ये होता है, ये कर रहे हैं दिल्ली में लोग। लेकिन इस बार उनका वोट कटा है। जैसे मैं शालीमार बाग में रहता हूँ, तो एक झुग्गी हटा के बवाना भेज दी गई। उन लोगों ने क्या किया, जब वोट डालने का नंबर आया तो वोट डालने वो फिर यहाँ पे आ गए। तो इस बार उनका वोट कटवाया गया, भाई तुम एक जगह रहते हो, एक जगह ही आपका वोट होगा। ये केजरीवाल इसलिए डरे हुए हैं, क्योंकि जो इधर उधर से मैनिपुलेट करके वो अपनी नई दिल्ली में वोट डलवा लेते थे ना। नई दिल्ली में वोट बनवाया, रह रहा है वो कहीं और, वहां भी वोट डाल रहा है, वहां भी कई के लोगों ने 2-2 जगह वोट डाला है दिल्ली में। केजरीवाल जी इसलिए एक डरे हुए हैं जी। डरे शायद वो इसलिए भी होंगे, जो बांग्लादेशियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, तो जो चूज़े निकल-निकल कर आते हैं ना बिलों से हाँ इलेक्शन के टाइम हाँ। पे, इस बार मुझे लगता बिल्कुल। नहीं है वो निकलेंगे, क्योंकि एक डर का माहौल है। मुझे ऐसी फीलिंग बहुत डर आती का है। माहौल है। बहुत डर का माहौल है, और मैं एक दिन भी जाने वाला हूँ दिल्ली के, नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के यूथ को मैं इकट्ठा करने वाला हूँ दिल्ली, नई दिल्ली के चौराहे चौराहे पे। और जाके मैं केजरीवाल को बोलने वाला हूँ, भाई अब निकालो गुलेल, तुम्हारे पास कहाँ है गुलेल, निकाल के लाओ, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। नई दिल्ली के नई दिल्ली के यूथ को आप इकट्ठा कर लोगे तो उनका 4 बोतल वोट का क्या होगा? वो जो एक पे एक टेट्रा पैक दे रहे थे पिछली बार। कोई बात नहीं, मैं उनका उनका नशा उतारूंगा। मैं जरा मेहनत करूंगा। मैं जाके यूथ से बात करूंगा कि भाई अब केजरीवाल को बुलाओ जरा, एक बार गुलेल लेके आए, हम खड़े हैं, दिल्ली का युवा खड़ा है, दिल्ली का सनातनी हिंदू खड़ा है, ये जो तुमने गुलेल बांधी है, अब लेके आओ गुलेल, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। मारे केजरीवाल के विधायक गुलेल मारे मेरे ऊपर, पार्षद गुलेल मार के दिखाए, फिर बताते हैं इनको। मैं बोलूंगा केजरीवाल को जाके, हम खड़े हैं बेटा, थोड़ा मार गुलेल तो। थोड़ा बताइए ना, अगर मैं अरविंद केजरीवाल से पूछूँ कि आपने एक पर एक टेट्रा पैक तो दिया, पर आपने एक पर एक जूस नहीं दिया, एक पर एक दूध नहीं दिया, आपने एक पर एक सेब या फल फ्रूट नहीं दिया, तो क्या जवाब देंगे अरविंद केजरीवाल जी? देखो गायत्री जी, आप भटका रहे हो जनता को। जूस देना तो माँ बाप का काम है, जूस माँ बाप देते हैं, फल माँ बाप देते हैं। और ये जितने आप ये बता रहे हो चाट पकौड़ियाँ फल फ्रूट ये वो, ये तो अपनी मेहनत से खाता है। हमारा फर्ज क्या बनता है, मैं दिल्ली का मालिक हूँ, मालिक तो ऐसी चीजें देता है। मैंने कोई शराब पिला के गलती तो नहीं करी। यमुना में बदबू बहुत हो गई कहते हैं, अब यमुना के अंदर सेंट तो नहीं मार सकता मैं, तो दारू की इतनी बदबू उठा दूंगा पूरी दिल्ली के अंदर, सारी दिल्ली में दारू की बदबू आ जाएगी, यमुना की बदबू अपने आप खत्म हो जाएगी। ये तुम लोगों को समझ में नहीं आता, मीडिया चला रहे हो इतना बड़ा बैठ के वहां पे।
सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं हर चीज का तुम्हारे को। दारू की बदबू उठा दो, यमुना की बदबू खत्म हो जाएगी। एक के साथ एक फ्री बांटा तो दारू पी के पड़ा रहेगा, ना वो वोट डालने जाएगा, ना वो कुछ डालने जाएगा। चुपचाप पड़ा रहेगा, शांति से किसी से झगड़ा भी नहीं करेगा वो। ये तुम्हें समझ में नहीं आता। केजरीवाल जी, जब बच्चा दारू पीकर पड़ा रहेगा तो जॉब मांगने भी नहीं आएगा आपसे, है ना? ये नौकरी में यही मांगने मैं नहीं चाहता आएगा। हूँ। ये तो अच्छी बात है। ये तो सॉल्यूशन हो गया ना जॉब मांगने का। कुछ मांगेगा ही नहीं वो, जब एक पौवे में ही काम चल सकता है तो जॉब देने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत पड़ी कि वो सारा दिन जाएगा 8-8 10-10 घंटे आपकी तरह मेरी तरह काम करेगा? क्यों करेगा वो? आधे पौवे में काम हो जाएगा उसका। पता नहीं तुम लोगों को समझ में क्यों नहीं आता, कब तक समझाऊंगा मैं। मजाक उड़ाते हो मेरी हर बात का। जी, जी, अरविंद केजरीवाल जी। खुजलीवाल जी, सॉरी, गाल नाम गलती से निकल गया था। जी, दीपक जी, कमिंग ये तो हो गया नटवर लाल की बात। एक आते हैं, एक और शहज़ादे हैं। अभी वियतनाम हम्म, के बाद यूएसए भागे थे, यूएसए से फिर भारत आए हैं, मैंने सुना कल-परसों लैंड किए हैं रात में। वो कुछ नहीं करेंगे? कुछ भी वो नहीं तो करेंगे लगता है। उनका कुछ भी। सर दिल्ली में आप कुछ मत करना, चुपचाप से किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाना, पत्रकार बन के मत जाना, ऐसे ही पूछ लेना यार कांग्रेस से कौन लड़ रहा है। लोगों को नाम ही नहीं पता कैंडिडेट्स के, लड़ कौन रहा है। दिल्ली में ये हालत है। मुझे अपनी सीट पे नहीं पता कौन लड़ रहा है कांग्रेस का, बताओ। मैं तो जागरूक हूँ, मुझे नहीं पता अभी तक कि कौन लड़ रहा है कांग्रेस का मेरी सीट पे। ये हालत है। ये भी बीजेपी के कफन दफन का कारण है दिल्ली के अंदर। हाँ, अगर ट्रायंगुलर फाइट होती तो काफ़ी वोट आम आदमी पार्टी के ये काट देते। इसीलिए उन्होंने हाँ, टैसेटली विथड्रॉ कर लिया। वो अलग बात है कि अपने ही लीडर्स की बलि चढ़ा दी है उन्होंने। अजय हाँ। माकन और लेकिन संदीप बीजेपी दीक्षित। तैयार है। बीजेपी मुझे ठीक है, पब्लिक के अंदर करंट नहीं है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, आरएसएस के अंदर भी तो बीजेपी माइक्रो इंजीनियरिंग कर रही है। हरियाणा में भी मुझे करती हुई दिखी थी, यहाँ भी कर रही है बीजेपी। झुग्गियों में भी जाना, सबसे मिलना जुलना, बीजेपी लगी हुई है। तो ज्यादा नहीं करना, सिर्फ 4% वोट या तो इसका कम करना है या अपना बढ़ाना है। तो बीजेपी के पास बहुत सुनहरी मौका है ये जीतने का। पिछले 28 सालों में सबसे अच्छा मौका अब है बीजेपी के पास जीतने, इससे पहले कभी मौका नहीं आया। आंधी लगती है बीजेपी की दिल्ली में जब इलेक्शन होता है। पिछली बार भी ऐसा लग रहा था कि सब कुछ उड़ गया भाई, बिल्कुल तूफान की तरह बीजेपी का कैंपेन चलता है, और वाकई था भी तूफान पिछली बार। थोड़ी सी कमी रह गई बस, कोई 2,000 से हार गया, कोई 1,500 से हार गया, तूफान तो था पिछली बार भी। तो इस बार नहीं, मुझे पिछली लगता है बार कि शायद। अमित शाह तो बैक टू बैक 8 से 10 रैलियाँ की थी उन्होंने, मेरे ख्याल से 4 दिन के अंदर। अगर मेरे पास हाँ, मैं मतलब हफ्ते भर के अंदर, मैं कहूँगी ऑन अ लार्ज स्केल, हफ्ते भर के अंदर इतनी सारी रैलीज़ करना। योगी आदित्यनाथ अभी आए थे, उस वक़्त तो उतना वर्चस्व नहीं था योगी आदित्यनाथ का पिछली बार जब अभी दिल्ली के 20 इलेक्शन। रैलियां हैं। अभी योगी जी की योगी जी 20 की? रैलियां होंगी। ये 7 रैलियां मोदी जी की होंगी, 14 रैलियां अमित शाह जी की होंगी, और 20 रैलियां योगी जी की होंगी। और 100 रैलियां मैं वाह! करूंगा। सारी रैलीज़ में आप ये बताइए, आप केजरीवाल को डिपिक्ट करने वाले हैं या नहीं राहुल गांधी को? नहीं, सबको पता है। देखो मैं बीजेपी दिल्ली, बीजेपी से बचपन से जुड़ा हुआ हूं। मैं मेंबर नहीं हूं, लेकिन मेरे अभी 70 लोग जो इलेक्शन लड़ेंगे ना दिल्ली में, 70 में से 50 से मेरा डायरेक्ट परिचय है, घर का परिचय है मेरा। तो सबके फोन आ रहे हैं भाई आपको आना है। तो मैं सभाएं बहुत करता हूँ, मुझे लोग एक एक दिन में 5-5 6 सभाओं में बुलाते हैं। मेरी जो पॉपुलैरिटी है मेरी वीडियोस की वजह से वो भी है। और ये बीजेपी को भी पता है, सारे जो दिल्ली की जनता है उन सबको पता है कि दिल्ली बीजेपी बहुत पीछे रही केजरीवाल को निपटाने में। मैंने सबसे ज्यादा उसको निपटाया है। चाहे अपने शोज हो, चाहे वो टेलीविजन शोज हो, मैंने टेलीविजन से बहुत सारे शोज से मुझे बाहर का भी रास्ता दिखाना पड़ा। कहीं से मैं बाहर आ गया बोल के कि भाई मैं केजरीवाल के फेवर में नहीं करूंगा। तो मैंने पूरा लोहा लिया है केजरीवाल से। अब वो समय है। मैंने गाना भी एक बनाया है, आज वो रिलीज कर दिया है, तो धीरे धीरे करके वो कार्यकर्ताओं की जुबान पे चढ़ेगा आने वाले 10 दिन में। आपको सुनाई देगा वो गाना। बहुत अच्छा गाना आप बनाया है। आप सुनाना और चाहेंगे या उसको अभी क्लोज़ रखना चाहेंगे? नहीं, मैंने वो रिलीज कर दिया यूट्यूब पे, सुना भी देता हूँ 2 लाइनें। बहुत बेसुरा गाता हूँ मैं, पर स्टूडियो में अच्छा गाया है। मैंने गाया, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, नारा मन में घोल के, दिल्ली वालों, दिल्ली में अब कमल खिला दो जय श्री राम बोल के, दिल्ली में अब कमल खिला दो जय श्री राम बोल के। तो ये गाना बनाया है। आप अब ये अच्छा जुबान पे गाते हैं। चढ़ेगा लोगों के। नहीं, चढ़ेगा, अच्छा और तो नहीं मेरे को गाता। तो बटोगे तो कटोगे वाला अभी आने वाला है। 20 रैलीज़ योगी जी की, इमेजिन। वो तो हम्म। पूरा भगवा कर देंगे 20 रैलीज़ में। देखिए मेरा मेरा ये मानना है योगी जी की 20 रैली हो जाए, खासकर जहाँ क्लस्टर एरियाज है वहां हो जाए। क्योंकि मैंने हरियाणा में देखा था, हरियाणा में जब योगी जी ने
क्योंकि योगी जी के जो भक्त लोग हैं वो झुग्गी झोपड़ियों में और लोअर मिडिल क्लास में ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जो अपर वाले हैं वो तो योगी जी के सपोर्टर हैं ही, लेकिन नीचे वाले पक्के भक्त हैं। हरियाणा में एक जगह योगी जी की रैली थी, तो मैंने देखा सैकड़ों महिलाएं ऐसे करके खड़ी हो गई थी वहां, पूरे भाषण में हाथ जोड़ के खड़ी रही वो योगी जी के भाषण में। तो उससे हरियाणा में आग लगी थी पूरे कैंपेन में, जब योगी जी ने कहा था बटना नहीं है तुम्हें। और इस बार हमने देखा कि हरियाणा के अंदर एससी एसटी समाज ने भी भर भर के बीजेपी को वोट दिया है। तो वो दिल्ली में भी होगा इस बार, आप देखो योगी जी का करिश्मा बीजेपी यूज कर पाए तो निश्चित आरएसएस तौर पे फिर खेल हो जाएगा। आरएसएस भी काफ़ी मैंने सुना है 1.5 लाख सभाएँ कर रही है, छोटी-छोटी, छोटी-छोटी, छोटी वो जैसे चाय के हाँ, स्टॉल कर पे रही है, कर रही है, उस टाइप में। कर रही है, हुँ। बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल कर रही है। इसमें अमित शाह जी ने शायद भी कल इन्हीं झुग्गी जी, झोपड़ी प्लीज़ वाले कंटिन्यू। प्रधानों का झुग्गी झोपड़ी के प्रधानों की अमित शाह जी ने का रैली की है, वो बहुत इफेक्टिव रैली रहने वाली है। और जो भजन मंडलियां हैं महिलाओं की झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर में, उनकी भी अमित शाह जी ने रैली की है। तो झुग्गी झोपड़ी वालों को अपनापन लगेगा, वरना पिछले 10 साल पहले से उनको अपनापन लगता लगता नहीं था। मोदी जी ने आके थोड़ा सा उनको जोड़ा है, झुग्गी झोपड़ी वालों उससे बीजेपी को जोड़ा है। वरना दिल्ली में तो हम ये सुनते आते थे भाई बहुत पैसे वाले लोगों की पार्टी है, पर 10 साल में धीरे धीरे बीजेपी निचले स्तर तक गई है। मैं हुँ। इतनी पॉलिटिकल बात क्यों कर रहा हूँ, मैं कोई नेता थोड़ी हूँ, बताओ, मैं कॉमेडियन हूँ, आप मुझसे इतनी सीरियस बात करवा रहे तो नेता बनिए ना, हम हो। लोग तो सपोर्ट करने को तैयार हैं। आप वैसे भी इतनी अच्छा आप इतने पॉपुलर हैं। अच्छा, मैं अपने व्यूअर्स के लिए बताना चाहूँगी कि मेरे पास इनका फॉरवर्डेड वीडियो आया था, वो गार्बेज वाला बड़ा मज़ेदार था। उससे पहले भी 2-3 आए थे। तो मैंने हाँ, देखा, फिर देन आई रीच्ड आउट टू हिम कि भई अब तो और ये लोकसभा के टाइम से पहले का है। मतलब मेरे ख्याल से 1 हाँ, साल हो गया ना हमें टच में आए हुए तकरीबन। आए हुए। हाँ, मैं केजरीवाल हाँ, के वीडियोस बना केजरीवाल पे मैं जो स्टेट्स पे मैं कॉमेडी करता हूँ ना, तो उसमें तो मैं केजरीवाल का कर रहा हूँ लगभग 10 साल से। लेकिन जो ये केजरीवाल कैरेक्टर है, ये हमारे घर के नीचे हनुमान मंदिर है, हनुमान मंदिर के सामने शराब का ठेका खोल दिया केजरीवाल जी ने। तो हमने प्रोटेस्ट किया, मैंने कहा यार 150 साल पुराना हनुमान मंदिर है, उसके सामने ठेका कैसे खोल सकते हो। तो हमारी जो विधायक हैं वो कहती है कि हम इसको मंदिर नहीं मानते, मंदिर 150 गज में होना चाहिए, कागजों पे ऐसे रजिस्ट्री होनी चाहिए। तो मैंने कहा जी आप इसको मंदिर नहीं मानते, हम आपको विधायक ही नहीं मानते। तो फिर मैं क्या कर सकता था, मैं लड़ाई तो कर नहीं सकता, मैं कुछ मार पीट भी नहीं सकता किसी को, मैं ठेका बंद भी नहीं करा सकता। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने वो मफलर बांध के एक वीडियो बनाया केजरीवाल पे व्यंग करते सटायर करते हुए। और वो वीडियो 2021 में इतना पॉपुलर हो गया भाई, बच्चे बच्चे के मोबाइल में दिल्ली के अंदर वो वीडियो, पूरी दिल्ली बीजेपी उस वीडियो को फॉरवर्ड करने लगी। उसके बाद फिर जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष थे आदेश गुप्ता जी, उनका फोन आया, बोले यार ये तो बड़ा मजेदार वीडियो है, ऐसा एक और बना दे। मैंने कहा भाई साहब एक क्या 10 बनाऊंगा अभी। फिर मैंने एक और बनाया, उसका वो और भी हिट हो गया। तो धीरे धीरे मुझे लोग पहचानने लगे, आपका वीडियो आया था, मैंने कहा यार ये बढ़िया है, पॉपुलैरिटी की पॉपुलैरिटी और अपना मिशन का मिशन। तो वो 3 साल से मैंने उस करेक्टर को छोड़ा नहीं, यमुना किनारे जाके वीडियो बनाया, मिलियंस में गया। बाढ़ आई तो बाढ़ में दिल्ली में खड़े होकर, अभी कूड़े वाला तो रिसेंट है, वो नवंबर का वीडियो है वो। ऐसे बहुत अच्छा, मेरा फेसबुक जो था मेरा 2023 में, बड़े बड़े सेलिब्रिटी से ज्यादा रीच आती थी, बड़े बड़े सेलिब्रिटी से ज्यादा रीच आती थी भयंकर, लाखों लाखों लाइक्स एक एक वीडियो पे आते थे, 10-10 मिलियन में चले जाए। फिर दिल्ली सरकार मेरे पेज के पीछे पड़ गई, रिपोर्ट कराना शुरू किया, वो पेज डाउन हो गया, बिल्कुल मर गया लगभग। फिर मैं यूट्यूब पे उतरा, यूट्यूब पे बहुत तेजी से ग्रो हुआ। फिर यूट्यूब का अगस्त में डीमोनेटाइज हो गया मेरा, फिर सितंबर में अप्लाई वो कर कुरा के फिर वापस मोनेटाइज हुआ। तो मतलब मेरा भी संघर्ष ही रहा है आम आदमी पार्टी के साथ, लेकिन मैं रोता नहीं कभी आके सोशल मीडिया पे कि मेरा ये कर दिया, मेरा वो कर दिया। मैं मजे लेता हूँ और अपना ये काम वाली करता हूँ। दीपक जी हम सभी फेस कर रहे हैं। मैं कहूँ कि आप अकेले कर रहे हैं, नहीं। जिस तरीके से हम्म, 2024 के इलेक्शंस से हम लोगों को लिटरली एकदम क्रश करके रखा हुआ है। आप पूछिए मत, आप हम्म, कितनी भी मेहनत कर लो, अच्छे से अच्छा कंटेंट नहीं चलने देते हैं। हम्म, अब देखिए ट्रम्प आते हैं उसके बाद कुछ होता है नहीं, बट अभी तो फिलहाल सिचुएशन हम्म। वही की वही है। हाँ, वो लोग जो और बीच का रास्ता अपनाते हैं, जो लेफ्ट और राइट दोनों के बीच में रहते हैं, कहने के लिए वो अच्छा, मैं तो अपॉर्चुनिस्ट है ना, मोदी के आने के बाद अब हाव-भाव सही बदल गए, कहा, उनके तो मस्त चलते हैं, उनके तो मस्त वीडियो आपने चलते सही हैं अभी। कहा, सही हाँ, सही कहा आपने। जो और उनका अपॉर्चुनिस्ट क्या है। उनका इकोसिस्टम बना हुआ है। अच्छा, मैं कॉमेडी करता हूँ, अभी आजकल जो 99% कॉमेडियंस हैं वो सिर्फ गालियां दे रहे हैं। स्टैंड अप कॉमेडी का उनका कोई वीडियो कोई रील उठा लो, माँ बहन की गाली से शुरू, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, माँ बहन की गाली से शुरू, माँ बहन की गाली पे खत्म। वो जो यूट्यूबर कॉमेडियंस जो अब आए हैं, मेन स्ट्रीम वाले नहीं, मेन स्ट्रीम में तो जब सब कर ही रहे हैं स्टेज पे। तो अब आजकल तो ये हो गया है कि अगर आपको सोशल मीडिया पे हिट होना है, या तो आप कपड़े उतारो या गालियां दो, वो दोनों मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मैं एक तो मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट हूँ, ना मैं गालियां दे सकता कॉमेडी में। मेरी कॉमेडी में तो भैया संदेश रहेगा। बहुत बुरा लगता है लोगों को, यार ये राइट विंगर कहाँ से आ गया, क्योंकि कॉमेडी कर रहा है और राइट विंगर है। तो मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता यार, भारत के सबसे बड़े कॉमेडी शो में भी
मेरा इतना बढ़िया परफॉर्मेंस, स्टैंडिंग ओवेशन, तालियां, जय श्री राम, भारत माता की जय। पर उनको प्रॉब्लम हो गई कि ये भारत माता की जय क्यों कर रही है पब्लिक। मैंने कहा यार मैंने थोड़ी पैसे दिए इनको, पब्लिक अपने आप कर रही है। ये तो मेरी कॉमेडी में राष्ट्रवादी है तो अच्छी बात है, कॉमेडी की कॉमेडी और भारत माता की जय। खासकर जब मैं अमित शाह की मिमिक्री करता हूँ, राजनाथ सिंह जी की मिमिक्री करता हूँ, तो भारत माता की जय हो जाती है। अच्छा, उससे भी अगर लोगों अमित को शाह प्रॉब्लम, लेकिन कोई बात अगर नहीं। अगर अगर अभी केजरीवाल इधर बैठे हैं और आप अमित शाह जी की एक्टिंग करें, तो मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ। आप हमारी सरकार नहीं चलने दे रहे हैं। क्या दिक्कत है आपको? आप नहीं चाहते हैं कि गरीब जनता अमीर हो जाए, सबका मुफ्त में इलाज हो, सब स्कूल जाएँ, सब कॉलेज जाएँ, हमने वर्ल्ड शिक्षा मॉडल दिया है। जी, अमित शाह जी, क्या अरे कहना चाहेंगे? अरे भाई केजरीवाल जी जरा कान खोल के सुन लो। अमीर हो या गरीब सब स्कूल भी जाएंगे, कॉलेज भी जाएंगे। आप आराम से जेल जाइए और जेल की रोटी खाइए, जेल की रोटी खाइए। वो बहुत नपा-तुला बोलते हैं अमित शाह जी, बहुत ज़्यादा तो बोलते नहीं हैं। अल्टरनेट मीडिया को देखने वाले तमाम बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवाओं, मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इतना ही कहना चाहता हूं मेरे दिल्ली के नौजवानों, माताओं, बहनों, ये आपदा को उखाड़ के फेंक दो और दिल्ली में कमल खिला दो। दिल्ली में करे खिलाओगे क्या? गायत्री जी जोर से बोलिए, खिलाओगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथों को उठाइए, संकल्प की मुट्ठी बीचिए और प्रचंड आवाज में बोलिए, भारत माता की। वेरी नाइस दीपक, वेरी नाइस, अमेजिंग, आई वुड से अमेजिंग। जी, बस एक ही कैरेक्टर रह गया जो अभी तक आपने किया नहीं है, जो मतलब मेन स्ट्रीम में है। बहुत अ, कैरेक्टर है, 50-60 कैरेक्टर है मैंने जो जिनकी की है नहीं, ना, मेरा तो बहुत बहुत फ़ोकस लोग हैं। 3-4 के ऊपर ज़्यादा रहता है क्योंकि ये अच्छा। 3-4 लीड हाँ। करते हैं अक्रॉस द कंट्री। हाँ, जैसे सोचिए बताइए। राहुल गांधी और केजरीवाल दोनों बगल में बैठे ओहो, हुए हैं, क्या बातें करेंगे दोनों? हाय हाय हाय, राहुल गांधी जी को, भाई मेरे सीनियर हैं कॉमेडी में वो प्रणाम। बहुत। हाँ। हमारे तो खानदान में किसी ने नहीं की, उनका तो बहुत पुराना चला आ रहा है। और वो भी अमेरिका तक में परफॉर्म करके आए हैं वो भाई। बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं वो, हम तो बहुत छोटे मोटे आर्टिस्ट हैं। तो राहुल जी यदि आते आपके चैनल पे, भैया ये दिल्ली है, जो दिल्ली का इलेक्शन है, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम जीरो भी आते हैं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है भैया। मैं दावा करता हूँ, जितनी पिछली बार आई थी, हम उससे नीचे नहीं जाएंगे। लिख के ले लो भैया, लिख लो भैया, खत्म। हम पिछली परफॉर्मेंस अपनी कैरी करेंगे भैया, ये हमें उससे नीचे नहीं ले जा सकते हैं। जीरो थी, जीरो रहेगी भैया। इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार है। वैसे सोचिए कभी ऐसा मौका हो जब ये तीनों इकट्ठे बैठे हुए हों, तो क्या मतलब बवाल मचाएँगे। वैसे तो ऐसा लगता नहीं है मुझे, इट डज़न्ट लुक लाइक कि ये पॉसिबिलिटी कभी होगी कि ये तीनों एक साथ बैठे हुए हों। बट वो बैठ भी सकते हैं पार्लियामेंट में या कहीं किसी ऐसे सरकारी फंक्शन में, लेकिन क्या है, पॉलिटिक्स है, उनका अपना काम है। मिल मुला के आ जाएंगे, ये तो सब हम मजे लेते हैं, इनको क्या फर्क पड़ता है। नहीं, उनको कोई हाँ। फ़र्क नहीं पड़ता है। दे हाँ। ऑल थोड़ा ब देखिए आइडियोलॉजी में थोड़ा बहुत चेंजेज़ है, जो है। बाकी इन हाँ। लोगों का आपस में सबका कनेक्शन रहता है, सब यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर बैक। बीजेपी सीम्स टू बी बेटर एटलीस्ट ये बोलते हैं ना अंधों में काना राजा मैं बोलूँ अगर पॉलिटिक्स में, हाँ। तो वो वाली कहानी है। जी। ठीक है, सो बीजेपी का देखो, मेरा ये मानना है कि अपने उनके इश्यूज हैं जो उन्होंने मुद्दे उठाए, तो उन मुद्दों को छोड़ा नहीं। चाहे वो राम मंदिर हो या 370, 50 साल तक वो पार्टी हारती रही, हमारे सामने है, लेकिन उन्होंने अपने मुद्दों को नहीं छोड़ा। यहाँ तो केजरीवाल तो अभी 6 महीने पहले तो कांग्रेस से मिलकर लड़ा है कि कांग्रेस के साथ, और अभी 6 महीने बाद कहता है ये कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं। और यार शर्म भी नहीं आती कहने में तुझे? अभी 6 महीने पहले की तरह सब इनसे गठबंधन था भाई, 6 महीने पहले। अच्छा, लोग सुन लेते हैं, पता नहीं कैसी कैसी बकवास करते हैं पॉलिटिशियंस। अभी ये केजरीवाल ने 2 साल पहले कहा था भगवंत मान के बारे में। भगवंत मान तो इतना गरीब आदमी है, इसके फोन में फोन करने का पैसा नहीं है, मिस कॉल मारता है ये सरेआम बोला है उसने, लाइव मीडिया पे, पूरे मीडिया के सामने बोला है। और हमारा मीडिया चुपचाप सुन रहा है ये बकवास। बताओ, एक मिले सीएम को हुए इतना अलाउंस मिलता है, बताओ, अभी सब आपने मिले कहा हुए ना हैं। आपको कई टीवी चैनल से निकाला गया तो वो हाँ, वैसे बिल्कुल तो नहीं बिल्कुल निकाला। बिल्कुल। मेरे पास मैसेज आते हैं कि दीपक भाई बहुत अच्छा यार, इस बार ना केजरीवाल पे मत करना यार प्लीज, ऐसे बोल देते हैं। तो फिर मेरा हरियाणवी जाग जाता है अंदर का, मैं कहता हूं, मुझे करना ही नहीं तुम्हारे यहाँ, मुझे क्यों करना है भाई, नहीं करना मुझे।
नहीं करना, भागो। जो मुझे मेरा मेरा मन करेगा तो मैं मोदी जी पे भी कॉमेडी करूंगा, मैं अमित शाह जी की मिमिक्री भी करता हूँ, सबकी करता हूँ, लेकिन कोई मुझसे जबरदस्ती नहीं करवा सकता भाई। मेरा मन है। आज ये केजरीवाल पे मैं पैशन। कर रहा हूँ तो मैं अपने मन से कर रहा हूँ, अपनी विचारधारा के लिए कर रहा हूँ। मैं चाहे वो गाना बना रहा हूँ, मैं अपने पैसों से बना रहा हूँ, मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मैं खुद से बना रहा हूँ। मैं जो रैलियां करता हूँ, मैं कभी किसी से, बीजेपी वाले से मैंने आज तक एक चवन्नी भी नहीं लिया है, किसी से भी नहीं लिया है। कोई मुझे ये बोल दे कि मुझे बुलाया है, मैं आधी रात को खड़ा रहता हूँ सिर्फ अपनी विचारधारा आइडियोलॉजी के लिए। ना मुझे टिकट मांगना कभी, ना मुझे कुछ करना है। जिसने सारे टिकट विचारधारा से मांगेंगे तो कैसे देश कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो चलेगा? बचा क्या? मैं कह रही हूँ हाँ, जिस उसका फिर पॉलिटिकल बचा पार्टी क्या? में विचारधारा हाँ, बचा क्या? फिर आपके पास है क्या आगे? बेचने के लिए क्या है आपके पास? आप तो बिक गए, आपकी जो सोच है वो बिक गई, यस। राइट? अपना दीपक अपना जी अभी विचार आप तो होना चाहिए भाई, अपना विचार होना चाहिए। राजगोपाल सिंह जी थे बहुत बड़े शायर, वो कहते थे, मैं रहूं या ना रहूं मेरा पता रह जाएगा, शाख पर यदि एक भी पत्ता हरा रह जाएगा। मैं तो नदियां हूं मगर सागर मेरी मंजिल नहीं, मैं भी सागर हो गया तो मेरा क्या रह जाएगा। सही बात है। तो दीपक जी मैं वापस दिल्ली इलेक्शंस की तरफ आना चाहती हूँ। इस वक़्त जो मिडल क्लास है क्योंकि सबसे बड़ा जो वोटर बेस होता है वो मिडल क्लास होता है। मिडल क्लास में क्या लग रहा है आपकी इनकी कितना कि कौन-सी पार्टी लीड ले रही है? बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी? देखो, मिडिल क्लास में मैं आपको सच बताऊं तो लेडीज का दिमाग खराब किया हुआ है केजरीवाल ने बहुत ज्यादा। हुँ। मिडिल क्लास में एक वर्ग महिलाओं का ऐसा है जो केजरीवाल के फ्रीबीज की तरफ है, और महिलाओं का एक वर्ग पूरा ऐसा है जो मोदी की फैन है, बहुत जबरदस्त वाली। तो मिडिल क्लास का बड़े से बड़े, इनको इलेक्शन सर्वे वालों को भी पता नहीं चलने वाला है इस बार, मैं आपको बता दूं। मिडिल क्लास दिल्ली का बहुत शान है, क्योंकि मिडिल क्लास को मिलता ही बेचारे को कुछ नहीं है। या तो बिल्कुल अपर वाले को मिलता है या बिल्कुल गरीब आदमी को मिलता है, मिडिल क्लास तो भुगत रहा है। हमारा खुद का मैं आपको बता रहा हूँ, 8-8 9 9 हज़ार रुपए बिल आता है महीने का, एक फ्लोर का, 3 फ्लोर है। एक सोच फ्लोर लो का आप। 8,000 हाँ 9,000 जी। हाँ जी, 50,000 रुपए आता कमाने है। वाला तो बिल्कुल ही सस्टेन ही हाँ नहीं जी। कर सकता इस हिसाब नहीं से। कर सकता। परवेश वर्मा जी ने कल कहा तो है, परवेश वर्मा जी ने कल पूरे मीडिया में कहा है कि जिसका, अगर ये कहते हैं कि हमने जीरो बिल कर दिया, तो जिसका जीरो बिल आता है वो केजरीवाल को वोट दे दो, और जिसका बिल आता है वो मुझे वोट दे दो। तो बिल बहुत आता है भाई दिल्ली के अंदर। तो मिडिल क्लास और मरा हुआ है, मिडिल क्लास फूका हुआ है बहुत, मिडिल क्लास का कोई कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इलेक्शन में, बहुत परेशान है बेचारा वो। क्योंकि लिमिटेड उनके लिए कमाने कोई वाला। ना, कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, हाँ, जो कर रहा है तो कुछ भी नहीं कर रहा। झुग्गी-झोपड़ी वाले में के लिए कर रहे हैं, हम्म। फिर बाकियों को कोई हम्म। फ़र्क ही नहीं पड़ता है, जब मिडल क्लास को कुछ मिलना ही हम्म। नहीं है। जैसे अभी हम जब और बजट ये की भी बात करते हैं, मिडल क्लास इज़ द मोस्ट इम्पैक्टेड वन कि टैक्सेस आ रहे हैं तो वो पे कर रहे हैं। यस। अब जो बंदा यस। झुग्गी-झोपड़ी में रह रहा है उसका टैक्स क्या आना है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। और वैसे झुग्गी वाले भी परेशान है बेचारे, मैं आपको बताऊं, दिल्ली में आप झुग्गी झोपड़ी में चले जाओ, कहीं चले जाओ, लोअर मिडिल क्लास में चले जाओ, गरीब लोगों में चले जाओ, सबके घर में आरओ लगा होता है। बिना आरओ के कोई पानी पी रहा हो दिल्ली में तो मुझे बता दो। 99% पॉसिबल घरों में आरओ लगा हुआ है। पॉसिबल ही नहीं तो है फिर मेरे कहाँ लिए। है साफ, फिर साफ पानी कहाँ है भाई बताओ। झुग्गी और झुग्गी वाले तक बेचारे वो कैन ले रहे हैं, आरओ लगा रहे हैं घर में, यार शर्म की बात है। और उसके जो बाद भी ये म्युनिसिपैलिटी इतना वाला मूर्ख पानी बनाता है। आता है, म्युनिसिपैलिटी का पानी तो बिल्कुल ही खत्म है, कोका कोला नहीं है। नहीं, खत्म हो। हाँ, वो तो बिल्कुल कुकर पड़ता है। कुछ एरिया में अच्छा है, लेकिन अधिकतर तो खराब ही है। वो आता भी कहाँ है, वो टाइम बंधा हुआ है उसका। 1 घंटा सुबह आता है तो 1-2 घंटे शाम को आता है। दिल्ली वालों, आधी दिल्ली को तो ये नहीं पता पानी आता कब है, क्योंकि सब तो बोतल मंगाते हैं पानी की। वो जो बिस्लेरी की बड़ी 20-20 लीटर वाली बोटल्स आती है, सबके घरों में हुँ, आती है। हाँ, सबके घरों में आती है, सबके घरों में आरओ लगा हुआ है। सही है। बढ़िया मस्त पहली मज़ेदार बार कर दिया इन्होंने 5 साल में। पहली पहली बार इतनी सीरियस डिबेट हो रही है मेरे साथ। मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता बैठा हूँ। नहीं पर वो मैं बन जानना भी सकता हूँ, चाह रही थी। लेकिन बन सकता हुँ, हूँ, लेकिन बन सकता हूँ मैं। जी। तो आपको लगता है कितनी सीटें आएँगी बीजेपी की जो अभी करंट सर्कमस्टेंसेस में? अभी तो रैली शुरू भी नहीं हुई है, अभी तो शंखनाद नहीं हुआ है। रैलीज़ अब शुरू होंगी। आज की डेट में तो मुझे लगता है बीजेपी मेजोरिटी ले आएगी, आज की डेट में तो। हुँ, लेकिन दिल्ली का इलेक्शन बदलता बहुत जल्दी है, क्योंकि दिल्ली में एक गली पूरा इलेक्शन बदल देती है। छोटी छोटी एक गली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। एक एक गली हुँ, में दिल्ली में ऐसे ऐसे घर हैं, मैं जहाँ रहता हूँ, यहाँ एक घर है जिसमें 550 वोट हैं घर के अंदर। भेड़ बकरियों की तरह लोग रहते हैं किराए पे। कौन-सा घर है भई? मतलब क्या जॉइंट फैमिली ऐसे है? उसको चिड़ियाघर बोलते हैं। नहीं, किराएदार रहते हैं बहुत सारे, 50 कमरे बना रखे हैं। 50 कमरों में किसी कमरे में 5 लोग, किसी कमरे में 4 लोग। तो ऐसे ऐसे दिल्ली के अंदर ना एक एक गली में बहुत 5-5 6-6 मंजिली बिल्डिंगें बनी हुई है, उसमें किराएदार लोग रहते हैं। और बहुत भीड़ है दिल्ली में। एक गली पूरा इलेक्शन चेंज कर देती है दिल्ली का, एक गली।
तो वो बदलता है। आज की डेट में बीजेपी बहुत मजबूत है, केजरीवाल की हालत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। आतिशी अपनी सीट मेरे अनुसार तो बिल्कुल हारेगी 200%। और केजरीवाल भी हार की पोजीशन में है आज। लेकिन क्योंकि बदलता है तो अभी धीरे धीरे देखते हैं, हो सकता है बीजेपी बहुत ज्यादा गेन कर जाए या थोड़ी नीचे आए, वो मैं आपको 2-3 दिन पहले पक्का बताऊंगा। मेरा जी एनालिसिस बहुत अच्छा होता है। जी, तो अभी आप कोई नंबर नहीं देना चाहेंगे एट दिस स्टेज? आज की डेट में बीजेपी की मेजोरिटी मुझे दिख रही है, बीजेपी बहुमत ले आएगी आज की मतलब तारीख में तो। 45-40 मान के हाँ, आ चले? जाए 40-40, आ जानी चाहिए 40 मान, बीजेपी अभी ने। तो रैली शुरू क्योंकि में ही हुई है। टिकट्स टिकट्स भी अच्छी बांटी बवंडर है हुई है। बीजेपी ने। हम्म। दिल्ली बीजेपी में जितने भी नेता हैं, जो अपने आप में कुछ भी है, कोई बड़ा नेता है, कोई किसी का बेटा है, कोई पूर्व विधायक है, कोई एमपी था, यानी इस समय जो टिकट मिला है वो बहुत सॉलिड लोगों को टिकट मिला है दिल्ली में। दिल्ली में इससे ऊपर कुछ नहीं है, जीते या हारे, इससे ऊपर भी अच्छा, दिल्ली अगर बीजेपी के नुपुर पास टिकट नुपुर नहीं है। जैसे अगर नुपुर शर्मा को लेकर आते हैं, सपोज लेकर आते हैं, एंड वी रियली कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड और मना रहे हैं कि लेकर आए, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दिल्ली बीजेपी यूनिट पे? क्या जो मैंने सुना, पड़ेगा, मैंने जो सुना है कि पड़ेगा। दिल्ली बीजेपी बांसुरी स्वराज को काफी प्रमोट कर रही है, एंड दे वांट हर, नया फेस है, सुषमा स्वराज जी का टैग भी है साथ में, एंड पढ़ी लिखी है, सोफिस्टिकेटेड है, सॉफ्ट स्पोकन है, बट ग्राउंड पर अभी उनका उतना स्ट्रांग होल्ड नहीं है, ऐसा कहा जाता है। पर उनके पीछे कहा जा रहा है कि सबको यूनाइट करने की कोशिश की गई। और हम्म। नुपुर शर्मा वाइल्ड फायर है, मैं अगर ये बोलूं, एक फायर है तो दूसरा वाइल्ड फायर है कुछ ऐसी कहानी है। देखिए, तो बांसुरी स्वराज जी, क्योंकि सुषमा जी की सुपुत्री हैं, वो उनकी पॉपुलैरिटी, इसके अलावा जमीन पे कुछ नहीं है। अब जैसे हम बात करें प्रवेश वर्मा की, तो प्रवेश वर्मा को अगर आज बीजेपी घोषित कर देती है सीएम कैंडिडेट, तो क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, तो निश्चित तौर पर 10% का उछाल बीजेपी के वोट्स में आएगा। क्योंकि एक एक पूरा वर्ग ऐसा है भाई, दिल्ली में 20-22% जाट बाहुल वोट्स है। और खाली वो जो देहात होता है ना, वो सबसे जुड़ा हुआ होता है। हम खुद गांव से रिलेटेड है, तो जो देहात होता है वो जुड़ा हुआ होता है। जैसे हमने हरियाणा में देखा, जब नायब सैनी इलेक्शन लड़े, तो उसमें ये नहीं था कि सैनी सैनी वोट, तो वो जो उनसे जुड़ा हुआ था गांव में देहात में, अरे भाई हमारा भाई लड़ रहा है भाई। तो प्रवेश वर्मा ज्यादा बेटर ऑप्शन है उनसे, बांसुरी स्वराज जी से, तो आज की डेट में ये जमीनी नेता है, जिनका अपना जमीन पे वोट बैंक है, जिनके एक बार कहने पे गांव के गांव 350 गांव की पंचायत हो सकती है, तो वो नेता है। दूसरा नुपुर शर्मा, फायर ब्रांड नेता नुपुर शर्मा इन सबसे मुझे लगता है बेटर ऑप्शन है। अगर खुल के हिंदुत्व का कार्ड खेल दिया जाए, तो नुपुर शर्मा यूथ को भी बांध सकती है, जो हिंदुत्व के नाम पे भाजपा से जुड़े हैं उनको भी बांध सकते हैं, फिर महिला भी है। सबसे बड़ी बात है कि वो महिला है। तो तीनों महिला है। एक एक पढ़ी पॉइंट लिखी और है। सबसे important, जो उनका कंट्रोवर्सी हुआ था उसकी वजह से वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर सब इनको जान गए। पूरी दुनिया जानती है भाई, इतनी इतनी पॉपुलैरिटी तो किसी को भी नहीं मिली जितनी नुपुर शर्मा। ठीक है, धमकियां थी, कुछ भी था, लेकिन अल्टीमेटली पूरी दुनिया उनको जानती है। और नुपुर शर्मा आती है, और भाजपा का तो भाई मुद्दा ही हिंदुत्व का है ना। हम तो जो हम तो भाजपा ला से क्यों क्यों जुड़े नहीं हुए हैं? रहे? आई मीन हम लोग लाना तो चाहिए, सोशल मीडिया ला क्यों नहीं रहे? मुझे रीजन क्या है? लाना चाहिए। ये मोरालिटी और ये सब साइड रख देनी चाहिए, बीजेपी को अपनी नेता को उतारना चाहिए। भाई दिल्ली की बेटी है वो, आप एक लड़की है, आप उसको उसको बैकअप करो। उसका ये सब बंधन बंधन हटाओ उससे, जो भी उसके ऊपर लगा रखा है, उसको हटा के और बिल्कुल एकदम छोड़ देना चाहिए कि हम तेरे साथ हैं। उसके बाद देखना केजरीवाल नजर भी नहीं आएगा, ये मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। वो तो नजर हमें भी भी नहीं पता आएगा है, वो। इसलिए तो कल हाँ। रात को जब वो लिस्ट आई ना, तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि वो नाम देखने के लिए सारे नाम स्क्रॉल किए हमने। मैंने 2 बार देखा, हम्म। जैसे आई मेरे पास आ गया कहीं से, मैं एकदम, मैंने कहा, फिर मैंने कहा ले, फिर से नहीं डाला है। तो उस नाम तो सुन हम्म। रहे हैं कि वो आएंगी। अवध ओझा के अगेंस्ट में बात चल रही थी कि शायद उनके अगेंस्ट में नहीं आए, या नहीं, एक दो हाँ। सीट। ये बाबरपुर सीट से, मेरे सूत्रों के अनुसार बाबरपुर सीट जहां पे गोपाल राय इलेक्शन लड़ता है, गोपाल राय के सामने उनको लड़वाया जा सकता है। हाँ, ये मैं भी यही और सुन रही हूँ कि उनके अगेंस्ट में। बट अवध ओझा के सामने तो जो खड़े खड़े हैं, रविंद्र नेगी, पिछली बार 3100 वोटों से मनीष सिसोदिया जीते थे उनसे। रविंद्र नेगी इस समय दिल्ली में जितने विधायक लड़ रहे हैं उनमें सर्वाधिक जीतने के चांस रविंद्र नेगी के हैं। बहुत काम किया है उसने, बहुत काम किया है। हिंदुत्व को लेकर उसने बहुत काम किया है। जितने भी ये दुकानें थी सारी, सोनू नाम लिख के जो खाली जूस बेच रहे थे, उन सबके उसने बोर्ड चेंज करवाए हैं। सारे जितने रेहड़ी पटरी वाले, सबके रेहड़ी पटरी पे भगवा झंडे उसने लगवाए हैं। उसने बहुत काम किया है। रविंद्र नेगी अवध ओझा को कम से कम 10-12 हजार वोटों से हराएगा, लिख के रख लो। सही। मैं आई नो आप बहुत सीरियस डिस्कशन हो रहा है, पर क्योंकि आप ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, चप्पे चप्पे से जुड़े हुए हैं, तो वो मेरे को जी। दो जी। तीन कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जो बड़ी सेंसिटिव हैं, कॉम्युनली सेंसिटिव एरियाज हैं। ओखला हो गया आपका, सीलमपुर हो गया, जहांगीरपुर, ये यमुना पार वाला जो एरिया हो गया जिसकी हम बात। सीलमपुर में बीजेपी का कुछ नहीं है। सीलमपुर बीजेपी कभी नहीं जीत सकती, कभी भी नहीं जीत सकती।
मुस्लिम हम्म। कैंडिडेट देगा तब भी नहीं जीत सकती। सीलमपुर तो नहीं, जहांगीरपुरी में जीत सकते हैं। जहांगीरपुरी हम्म। नाम का जहांगीरपुरी है, मुस्लिम वोट बहुत है, पर वहाँ हिंदुत्व भी एक हुआ है। जहांगीरपुरी में पहले भी निर्दलीय विधायक रहे हैं। मेरा दोस्त था, मेरा क्लास फेलो था, उसके पापा विधायक थे वहां से, तो वो पक्के हिंदूवादी थे। जहांगीरपुरी में हम लोग जीत सकते हैं। हम्म। सही है। सीलमपुर में तो बीजेपी कभी नहीं। ओखला, ओखला में भी। अब ओखला में तो वो है, अमानतुल्लाह खान है। इस बार पता नहीं लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा, मुझे नहीं पता। लड़ रहा होगा अमानतुल्लाह खान तो, हाँ, ओखला से। लड़ रहे हैं। हाँ, तो प्रवेश वर्मा जैसे लोगों को अगर बीजेपी आगे करती है ना, अगर नूपुर शर्मा नहीं आती है तो प्रवेश भाई जैसे लोगों को आगे करती है, तो अमानतुल्लाह खान जैसे लोगों का बैंड बजेगा। क्योंकि हम्म। जो गांव के लोग जो लठ निकाल के खड़े होंगे ना, तो ये नहीं बोल पाएगा वो। हम्म। नहीं। और मुस्लिम वोट बैंक का को किस तरफ आप जाते हुए देख रहे हो? वही नॉर्मल आम आदमी पार्टी, चाहे वो सैलरी मिले नहीं मिले, एक मौलाना तरफा, मस्जिद, एक तरफ, सब। कोई एक तरफा। मुस्लिम वोट ना कांग्रेस को मिलेगा ना बीजेपी को। जो बीजेपी को हराएगा उसको मिलेगा, जिस सीट पे जो मजबूत कैंडिडेट होगा उसको मिलेगा। बिल्कुल भ्रम में बीजेपी को रहना ही नहीं चाहिए कि वो कांग्रेस को वोट देगा। कांग्रेस को नहीं देगा वो। टोटल वोट आम आदमी पार्टी को जाएगा, मुस्लिम वोट। और ये लोग 9 बजे तक अपना वोट डाल देते हैं, लाइन लगा देते हैं लंबी लंबी। तो कितना परसेंटेज है दिल्ली का मुस्लिम वोट बैंक, कितना है रफली, अगर मैं डेमोग्राफी की बात करूं तो? ये तो 13-14% बताते हैं डाटा, लेकिन मेरे अनुसार तो 20 से 25% वोट है, डलता है मुस्लिम 25 वोट। तो मैं, 22 तो मैं भी मान के चलती हूँ, 25 थोड़ा मुझे हाँ, लगता है 20 ज्यादा और हो जाएगा। 25 से 20-25 के बीच में मान लो आपके हैं। राइट, राइट। और वो जो ये जो 20-22%, 25% वोट है, ये इनकी वोटिंग होती है 90 to 95%। प्रॉब्लम ये है। और हिंदू हाँ, और वो मनाने और चले जाते हैं, छुट्टियां 40 मनाने। 40 हनीमून पे चले जाते हैं। 40-42% वोट होता है। तो यानी कि इनका 20, इनका हो जाता है 30%, हमारा हो जाता है 45%। ये रेशियो रह जाता है। प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है। हर सीट पे 10-10, 12-12 हजार मुस्लिम वोट्स हैं, जो एक तरफा बीजेपी के खिलाफ पड़ते हैं। और ये जो 40% है, ये भी कंसोलिडेट होकर वोट नहीं डाल रहे हैं ना, ये भी डिवाइडेड होकर डाल रहे हैं, किसी ने कहीं डाल दिया, किसी ने डिवाइडेड। कहीं डाल दिया। तो वो अगर देखो अब कंसोलिडेट तो होकर भी डालें तो फर्क पड़ जाता है। अब तो मैं बताता हूँ, अब तो क्या है, अब तो बिल्कुल एक एक लकीर है सीधी। अब तो जो हिंदू वोट है वो भी कांग्रेस को वोट नहीं दे रहा। कांग्रेस का वोट अब है ही नहीं। अब या तो सारा बीजेपी को है या बीजेपी के खिलाफ है। पर प्रॉब्लम क्या है कि हमारे 100 आदमी है डालने वाले। उनके उनके 100 में से 90 डाल देते हैं, हमारे 100 में से 40 डालते हैं। प्रॉब्लम ये है। हमारे वोटर हैं, घर में सोते रह जाते हैं। कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं बड़े उत्साही, जो रिक्शा लगा देते हैं, ई रिक्शा लगा देते हैं लेडीज के लिए, बुजुर्गों के लिए। अपनी गाड़ियां लगा देते हैं, मेरे जैसे पागल। पिछली बार मैंने भी अपने एक कैंडिडेट को अपनी गाड़ी दे दी थी 1 महीने के लिए। मैंने कहा भाई गाड़ी ले जा तू, इसको यूज कर, कोई टेंशन नहीं है, समर्पित है। निकाल लोगों को, घूम रैलियां कर, कुछ भी कर, लगा दी बाड़े में हमने अपनी गाड़ी। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो निकाल निकाल के लोगों को लेके आते हैं। तो वो जो निकाल के ले आते हैं वो जीत जाते हैं। जो भरोसे में रह जाते हैं कि कोई निकल, भाई देखो दिल्ली में क्या है ना, जो अपर मिडिल क्लास है और जो कोठी वाले हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दोनों को चंदा देते हैं। दिल्ली में ऐसे बहुत से हमारे लाला जी हैं जो दोनों पार्टियों को चंदा देते हैं। आम आदमी पार्टी वाले को भी 50 लाख रुपए थैली में दे देंगे, ले भाई इलेक्शन लड़ भाई तू। बीजेपी वाला आएगा 50 लाख, ले भाई इलेक्शन लड़, क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्री चलानी है, बिजनेस चलाने हैं, दुकानें चलानी है। जो विधायक बनेगा उससे उनको काम देना है। ये राइट। एक कटु सत्य, मैं आपको बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ, जो मीडिया वीडिया कोई नहीं बताता। जो मैं जो देखता हूँ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनको कोई जीते कोई हारे, वो निकलते नहीं वोट डालने। वो जाते भी हैं, अबे यार लाइन लगी हुई है, घर वापस आ जाते हैं। हम्म। और जो यूथ है, वोट यूथ में फ्रॉम करंट नहीं है दिल्ली वोट को ले। फ्रॉम होम। यूथ में कोई करंट ही एक नहीं बार है। यूथ में, यूथ यूथ में को कोई करंट नहीं पॉलिटिक्स है। यूथ को को सिर्फ इंटरेस्ट। मोदी जी के नाम पे तो करंट आता है कि भाई देश के नाम पे, मोदी के नाम पे देना है, तो वो दिल्ली में हमने देखा यूथ निकलता है। यहाँ भाई बड़ा मुश्किल है। यहाँ जो पर्सनली जो जुड़े हुए हैं लोग अपने कार्यकर्ताओं से, वो तो निकाल लेते हैं, वरना बहुत मुश्किल है। लेकिन बीजेपी मेहनत कर रही है इस बार, आरएसएस भी लगा हुआ है, और ग्राउंड पे काम हो रहा है लोगों को निकालने के लिए। झुग्गियों तक में काम इस बार दिखाई दे रहा है। झुग्गियों में मुझे लगता है इस बार 20% वोट बीजेपी को एक्स्ट्रा पड़ेगा पिछली बारों के मुकाबले, जो मुझे अभी दिखाई दे रहा है जमीन पे। मतलब पहले से ही गाड़ियां और कार्यकर्ता और सबको इकट्ठा कर रखा है कि भाई ऐसे ऐसे एरियाज में आपको हर घर घर में जाना है, हाँ, मार्किंग जाना है। करके कि भाई यहाँ पे पहुंचना है, अगर नहीं है तो गाड़ी का इंतजाम करके रखो। कि भाई कोई बोलता है कि भाई बुजुर्ग हैं, जो भी है, आई थिंक ये लोगों को चाय पानी की स्टॉल्स भी लगा देने चाहिए वोटिंग सेंटर्स के लगा आसपास में, रहे हैं उसमें क्या होता है, काम, चाहे बीजेपी सर्दी हो मेहनत या कर रही गर्मी है। हो, तो उससे लोगों बीजेपी को बहुत थोड़ी मेहनत कर रही है। इवन बूथ्स भी, बूथ भी मतलब ऐसी अच्छी अच्छी जगह बनाए गए हैं जिससे आने। और फिर थोड़ा ये मौसम भी अच्छा है। इसमें गर्मी में प्रॉब्लम ज्यादा होती है निकलने में, इस मौसम में धूप में आदमी दिन में आराम से निकल सकता है, आ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि इस बार
बीजेपी का चांस इतना बढ़िया है, बीजेपी के बिल्कुल इसमें लिखा नहीं होगा, दिल्ली जीतना तो अलग बात है, वरना तो इस बार बीजेपी जीत जाएगी। आज की डेट में तो ये परसेप्शन। जी। जाते-जाते मोदी जी की जी। एक 2-3 लाइनें ज़रूर सुना दीजिए जब वो उतरेंगे अभी मैदान में। मोदी जी। गला खराब है, हो सकता है मोदी जी की निकालो, देवगौड़ा की निकल जाए, पर कोशिश करूँगा। सॉरी। जी। हँसाने के लिए कहा था मैंने। भाइयों-बहनों, मेरे देश में और देश की राजधानी दिल्ली में ये विधानसभा का चुनाव है, और ये केवल विधानसभा नहीं है, ये दिल्ली को आपदा से निकालने का चुनाव है। तो आप सब मेरे साथ में आइए, वोटिंग कराइए और भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। बहुत-बहुत धन्यवाद गायत्री जी। कोशिश की है। Thank you so much, Deepak. It was such a wonderful session. I enjoyed every bit of थैंक यू, it. थैंक यू। Thank you so much for joining. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, दीपक जी से कोई टॉपिक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सभी के सभी और लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इसी दिल्ली के के साथ सभी जय वोटर से दिल्ली के सभी वोटर से अपील है, भाई घरों से निकलो, वोट डालो। और दिल्ली, या तो वोट डालो या फिर बाद में रो मत कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो निकलो, वोट डालो। एक ही तो अधिकार मिला हुआ है तुम्हें, तुम्हारे पास क्या है देश में? सिर्फ एक वोट डालने का अधिकार है, वो भी तुम निकलते नहीं है। तो वोट डालिए, प्लीज वोट डालिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता मैं की जय। एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, हम अक्सर बात करते हैं बहुत बड़े-बड़े इंटरनेशनल फोर्सेस की, ये भारत के अंदर भी बहुत सारे नेगेटिव और पॉजिटिव फोर्सेस की। अगर आप एक वोट डाल देते हैं, उस एक वोट से बड़ी-बड़ी दुश्मन की ताकतों को हराने का आप इंतज़ाम कर देते हैं। बिल्कुल, एक बिल्कुल। यही ताकत से आप उन सबको हरा सकते हैं जो बिलियनियर्स हैं, ट्रिलियनियर्स हैं। देख लीजिए ना, मार्क ज़ुकरबर्ग आ गया ना माफ़ी माँगते हुए। ओह! बाइडेन ने बिल्कुल। मुझे बड़ा प्रेशराइज़ किया था कोरोना के टाइम पर कि पोस्ट को सेंसर करो। रोते-रोते आया अब फाइनली। तो यही मैं कह रही हूँ कि आप जब वोट डालते हैं, तो आप बड़ी से बड़ी शक्तियों को घुटने पे लाकर रख देते हैं। यस। उसका इस्तेमाल करिए, उसको वेस्ट मत जाने दीजिए। राइट? बिल्कुल, थैंक बिल्कुल। यू सो मच वन्स अगेन। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर थैंक यू। महादेव। जय हो।